नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी बे आवाज़ तमाचा, जिसे लिखा है वंदना बाजपेयी जी ने। उफ दीदी, कितना पढ़ोगी? छोटे भाई के सवाल पर एकता ने मुस्कुरा कर कहा, बिट्टू, किताबें तो मेरी जान हैं। तू भी अपना समय बर्बाद ना कर। जा गणित की किताब ले आ, तुझे भी पढ़ा ही दूँ। ना बाबा ना, मुझ पर ये जुल्म ना करो, कहकर बिट्टू भाग गया और एकता फिर से अपनी किताबों में डूब गई। इलाहाबाद में पली बढ़ी एकता की सांसों में इलाहाबादी अमरूद की खुशबू मिली हुई थी और ज़ुबान में अमरूद सी मिठास। माँ बाबूजी के प्यार का संगम, घर में रोज़ ढेर सारे रिश्तेदारों का आना जाना, दीदी भैया से रूठना मनाना, खट्टे मीठे झगड़े और उनके पीछे छिपा ढेर सारा प्यार और अपनापन। जीवन की यही परिभाषा जानती थी एकता। दुख तो दूर से भी नहीं छू गया था उसे। स्वभाव से अंतर्मुखी एकता पढ़ाई में भी शुरू से बहुत होशियार थी। उसका एक ही सपना था, डॉक्टर बनना। फिर उस सपने के लिए उसने 9वीं कक्षा में आने के बाद से ही जान से मेहनत भी की थी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसका चयन मुंबई के मेडिकल कॉलेज में हो गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दूर दूर से रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे। खुशियाँ जैसे खुद ही उसके दामन में भर जाना चाहती थीं। पर यही वो समय था जब उसे अपने परिवार से दूर जाना था। स्नेह के आंचल में पली बढ़ी एकता घबरा तो बहुत रही थी, परिवार से दूर, हॉस्टल में रहने के नाम पर, लेकिन अपने करियर के लिए जाना तो था ही। उसका का सामान बांधा जाने लगा। माँ ने ढेर सारे लड्डू, अचार, पंजीरी आदि भी बांध दिए। क्या पता उनकी लाडली को वहाँ का खाना पसंद आए या ना आए। बाबूजी ढूंढ ढूंढ के सामान लाकर ले जाने वाले सामानों के साथ रखने लगे। कई सामानों को ढूंढने में तो उन्होंने सारा इलाहाबाद छान मारा था। अरे आप लोग तो ऐसे तैयारी कर रहे हैं जैसे काला पानी की सज़ा हुई हो। हॉस्टल ही तो जा रही हूँ माँ, वहाँ सब मिलता है। उसने डब्बे में से एक लड्डू निकालकर खाते हुए कहा। लो, लड्डू तो यही निकाल कर खाना शुरू कर दिया और कहती है सब मिलता है। ये तो हमें भी पता है कि मिलता है, पर उसमें माँ का दुलार कहाँ होगा। माँ ने सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा और सभी की आंखें नम हो गईं। मुंबई नया शहर, नई पढ़ाई, नया जीवन। कभी माँ के खाने की याद आती, कभी भाई बहनों के साथ की शरारतों की, तो कभी पिता का विश्वास। परेशान क्यों होती हो, मैं हूँ ना, मन को भिगो देता था। धीरे धीरे उसने खुद को संभाल ही लिया। कुछ लड़कियों से दोस्ती भी की, सब एक दूसरे की मदद करती। अब यही उनका परिवार था और इसी परिवार के सहारे पढ़ने और आगे बढ़ने का सपना पूरा करना था। हॉस्टल में तो नहीं, हाँ कॉलेज में उसे थोड़ी दिक्कत आती थी। कोएड जो था, अभी तक तो गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ी थी वो। फिर इलाहाबाद शहर भी तो ऐसा था जहाँ खुलापन इतना नहीं था। भाई लोग भी थे जिनके साथ आना जाना हो ही जाता था। लड़कों को भैया के अतिरिक्त दोस्त भी समझा जा सकता है, ये उसकी परिभाषा में नहीं था। लड़कों से बात करने में एक स्वाभाविक हिचक से गुजरती थी वो। उसी के क्लास में एक लड़का था सौरभ, अपने नाम की तरह अपनी हंसी की खुशबू लुटाता हुआ। सौरभ ने ही उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर उत्तर में अपने में ही सिमट गई थी वो। कई बार सौरभ क्लास में उसके यूं शर्मा जाने की मिमिक्री भी करता। सब उसको देखकर हंसते और वो वहीं ज़मीन में गड़ जाती। कभी कभी जी करता कि बताएं इन सबको, पर लिहाज था कि जाता नहीं था। खैर, समय के साथ वो लड़कों से थोड़ा थोड़ा बात करने लगी, पर सौरभ के सामने आते ही हकला जाती।
आखिर ऐसा क्या था सौरभ में जो उसे उसकी तरफ खींचता था। इसी तरह पूरे 2 साल बीत गए। सौरभ रोज़ उससे मिलना और बात करना नहीं भूलता। सौरभ उसके सामने एक खुली किताब था और वो तहखाने में बंद डायरी। सौरभ की आंखों में प्रेम दिखता था और शब्दों में भी। उसका मन भी प्रेम के रेशमी एहसास से खुद को कहाँ मुक्त कर पा रहा था। क्लास में उसके दबे छुपे चर्चे होने लगे। एक समय ऐसा आया कि अकेले कमरे में भी सौरभ हमेशा साथ रहता, भले ही यादों के रूप में। मन पर एक मदहोशी छाने लगी। अपने में गुम खामोश रहने वाली लड़की का सौरभ से बात करने का सिलसिला कभी ख़त्म ही ना होता। हालांकि उसकी बातों में कभी पढ़ाई होती, कभी इलाहाबाद, तो कभी माँ और परिवार। 3rd ईयर के फाइनल सेमेस्टर के बाद की वो एक ख़ास शाम थी जब सौरभ ने उससे साथ में कॉफ़ी पीने को कहा तो वो उसे रोज़ की बात समझकर चल दी। बातों ही बातों में सौरभ बोला, अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुमने मुझसे आई लव यू कहा। एकता ने हतप्रभ होते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सौरभ मुस्कुराया, तो अब कह दो ना। एक दिलकश हंसी के साथ प्रेम की स्वीकारोक्ति की पहली बयार की खुशबू वातावरण में फैल गई। अगले 2 साल प्रेम के दिन थे और प्रेम की रातें। वो एक दूसरे से घंटों बातें करते, साथ साथ घूमने जाते, एक दूसरे की तस्वीरें खींचते, प्रेम पत्र लिखते। कॉलेज में उनके प्रेम की किस्से सबको पता थे। कितनी बार ऐसा हुआ कि सौरभ ने उसके इतना नज़दीक आना चाहा कि कोई दूरी ही ना रह जाए, पर प्रेम की गंगा के इस बहाव में उसने अपनी मर्यादा की सीमाओं को कभी बह जाने नहीं दिया। वो दिन भी आया जब उन्हें डिग्री लेकर कॉलेज के फेयरवेल के बाद जब अपने अपने घर जाना था। विदाई की बेला में आंखों में आंसू भरकर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि जल्द ही अपने माता पिता को मना लेंगे और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। एकता इलाहाबाद लौट तो आई थी वो, पर मन सौरभ के पास रह गया था। उसने सौरभ से कह रखा था, पहले तुम अपने माता पिता से बात कर लेना, फिर मैं कर लूँगी। उसे विश्वास था कि उसके माता पिता उसकी पसंद से इनकार नहीं करेंगे। सौरभ ने भी तो हामी भरते हुए अपनी माता पिता की शीघ्र स्वीकृति मिल जाने की बात कही थी। कहीं से कोई दिक्कत थी ही नहीं, पर मुंबई से कलकत्ता जाने के बाद ना जाने क्यों हर फोन पर वो इस सवाल को टालने लगा था। धीरे धीरे उसके फ़ोन ही आने कम हो गए। वो फ़ोन मिलाती भी तो फ़ोन व्यस्त है का टैप किया हुआ मैसेज सुनाई देता। अब एकता के हिस्से में केवल इंतज़ार था। बिना सौरभ की राय जाने वो अपने माता पिता को भी अपने दिल की बात नहीं कहना चाहती थी। दिन भर घर में बात करने वाली एकता मौन रहने लगी। गुलाब के फूल सा चेहरा मुरझाने लगा। माँ पिताजी पूछते तो काम का प्रेशर बताकर बात टालती थी। हालांकि वो जानती थी कि हॉस्पिटल के लंबे घंटों की ड्यूटी भी उसे उतना नहीं थकाती जितना एक पल का ये ख्याल कि कहीं सौरभ उसे भूल तो नहीं गया उसे थका देता। उसका फ़ोन सौरभ उठाता नहीं था, खुद उसका फ़ोन आता नहीं था। मन अनजानी आशंकाओं से घिरने लगा था कि सौरभ ठीक तो है ना। तो कभी वो खुद से ही प्रश्न करती कि कहीं वो धोखा तो नहीं खा गई प्यार में। कितने किस्से सुने थे प्यार में धोखे के। अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए उसने कभी किसी कॉमन फ्रेंड से सौरभ के बारे में नहीं पूछा। कभी कोई फ्रेंड पूछता भी तो हंस कर कहती कि हमारी बात होती है। साल भर के लंबे इंतज़ार और आशा निराशा के मध्य झूलते मन को संभालने के बाद वो दिन भी आया जब एकता को मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए कलकत्ता जाना था। पूरे देश से डॉक्टर बुलाए गए थे। उसे लग रहा था कि ईश्वर ने आखिरकार उसकी दुआएं कबूल कर ली हैं। उसने सौरभ की पसंद के कपड़े और ढेर सारे गिफ्ट्स पैक किए और कलकत्ता की ओर रवाना हो गई।
पल पल इंतज़ार को ख़त्म करने वाला वो सफ़र बेहद हंसी था। वो सोच सोच के खुश हो रही थी कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस में वो सौरभ के लिए कितना बड़ा सरप्राइज़ होगा। वो कितनी खुश हो जाएगा। खुद ही रोमानी कल्पनाएं करती और खुद ही रोमांचित हो जाती। कलकत्ते पहुंचने तक रात ज़्यादा हो गई थी। उस दिन वो होटल में रुक गई। अगले दिन सौरभ से मिलने की सोच उसके मन की वीणा के तार बज रहे थे। कॉन्फ्रेंस दूसरे दिन थी। सुबह जल्दी तैयार होकर होटल लॉबी में उतरी ही थी कि वहाँ सौरभ बैठा दिखाई दिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पर ये क्या, उसके साथ बैठी औरत मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र और गोद में बच्चा। क्या क्या सौरभ ने शादी कर ली? मन आशंकाओं से कांप उठा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसका भ्रम ही होगा। ये उसकी कोई रिश्तेदार होगी। ये सोचकर उसने खुद ही अपने मन को दिलासा दी। तभी सौरभ का एक दोस्त उसके पास आया। सौरभ ने उससे धीमे से कुछ कहा। प्रति उत्तर में उसने जोर से उस औरत की तरफ देखकर कहा, यार, सारी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से तो तूने शादी कर ली। अब मुझे तो कुंवारा ही रहना पड़ेगा। उनकी तेज हंसी में एकता की हिचकी की आवाज़ दब गई। हंसी की आवाज़ से सोता हुआ बच्चा कुनमुनाया। शायद वो भूखा था। बच्चे को लेकर सौरभ की पत्नी टॉयलेट की तरफ चली गई। एकता के जी में आया कि अभी जाकर सौरभ से पूछे कि उसने उसके साथ धोखा क्यों किया। तभी सौरभ के शब्द उसके कानों में पड़े, जानते हो सुमित, सर्वमिष्ठा मेरे बचपन का प्यार है। हम बगल ही बगल में रहते थे, 8वीं तक साथ पढ़े। फिर उसने ह्यूमैनिटी चुना और मैंने विज्ञान। पर उसको पाने की एक तमन्ना हमेशा दिल में रही। हालांकि हम दोनों में से किसी ने इजहार नहीं किया था। पर जब डिग्री लेकर यहाँ आया और माँ ने शादी के लिए पूछा तो मेरे दिमाग में पहला ख्याल सर्वमिश का ही था। अच्छा, और वो एकता जिसके साथ तुम्हारे प्यार के चर्चे मेडिकल कॉलेज पार कर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी तैर रहे थे? सुमित ने आश्चर्य करते हुए कहा, यार वो तो बस टाइम पास था। तुम तो जानते ही हो कि मेडिकल कॉलेज की लाइफ कितनी बोरिंग होती है। बस यूं ही उसके साथ कट ही गई। मैंने कुछ समय बाद से मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया और ना ही पता किया कि उसने आगे क्या किया। मैंने शादी की या अभी भी मेरे इंतज़ार में टेसुए बहा रही है। कहते हुए सौरभ के चेहरे पर गर्व था। वाओ हीरो, हम तो तुम्हें आशिक समझे थे, पर तुम तो नटवर लाल निकले। सबसे इंटेलिजेंट लड़की का दिमाग अपने काबू में कर लिया और सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। हमारे इश्क में मरने वाले बहुत हैं, क्या करें? सौरभ ने आंख मारते हुए कहा। फिर से एक जोरदार ठहाका गूंजा। अब आगे कुछ भी सुनना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। अपने रूम के बिस्तर पर आकर वो गिर पड़ी। रोते रोते तकिया गीला हो गया। उसे अपना जीवन बेमानी लगने लगा। क्यों जी रही है वो, जिसके लिए उसने एक एक दिन इंतज़ार किया? उसके लिए वो क्या है? एक टाइम पास? इतना अपमान वो सह नहीं सकेगी। नहीं, अब उसे ये जीवन नहीं चाहिए। चाय को भी हाथ ना लगाने वाली नताशा ने उस दिन पहली बार शराब पी, बेतहाशा पी। नशे की हालत में चल दी अपने जीवन को ख़त्म करने। बड़का तल्ला की एक व्यस्त सड़क पर उसने लड़खड़ाते कदम जैसे भागती गाड़ियों से उसे कुचल देने की गुहार कर रहे हों, पर मौत उससे पिछले 10 मिनट से आंख मिचौली खेल रही थी। गाड़ियां खुद उससे बच के उसके पास से सर्र से निकल जाती। तभी एक तेज रफ्तार टैक्सी जो ठीक उससे 2 अंगुल दूर थी, तेज ब्रेक लगाया। उससे एक 34-35 साल की औरत उतरी। एकता अपना संतुलन खोकर सड़क पर गिर चुकी थी। उस औरत ने एकता को उठाया। उसके पास से आती शराब की गंध से मामला समझ एक जोर का तमाचा एकता के गाल पर मारा। मरने चली है, मतलबी लड़की। माँ बाप भाई बहन किसी का ख्याल नहीं आया तेरे को? खुद तो मर जाएगी।
पर उनको रोने के लिए छोड़ देगी। अचानक से एकता को ये ख्याल आया, ओह, वो ये क्या करने जा रही थी? उसके लिए जान दे रही थी, जिसको उसके होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वो, उसके माँ बाप, भाई बहन, वो तो उसके लिए रोते रोते मर जाएंगे। शायद ज़िंदगी में कभी सामान्य ना हो पाएं। परिवार का ख्याल आते ही शर्मिंदा हुई एकता उस औरत से लिपट रोने लगी और आंसुओं के बीच अपनी कहानी सुना दी। और वो औरत उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आई। एक चाल नुमा मकान में उसका भी एक कमरा था, जिसे वो घर कह रही थी। नींबू पानी देते हुए उसने कहा, बहुत प्यार करती थी मैं अपने मर्द से। उड़ीसा से भाग कर आई थी उसके साथ यहाँ। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, पर मुझसे कहीं ज़्यादा शराब से। यही किराए की गाड़ी चलाता था वो। एक दिन ये शराब उसको लील गई। वो मेरे साथ अपने बच्चों को भी छोड़कर भाग गया। 2 जुड़वा बच्चे, जिनमें से एक पोलियो से अपाहिज। पैसे पैसे को मोहताज जिंदगी। क्या करती मैं? खुदकुशी कर लेती। बच्चों के साथ ले चली जाती दूसरे लोग। बड़ा आसान लग रहा था, एक झटके में सब परेशानियां खत्म। पर नहीं, मैंने ज़िंदगी की लड़ाई को चुना। मैं तो चली जाती, पर बच्चों का, सास ससुर का क्या होता? मैं उसी किराए की गाड़ी को चलाकर अपने बच्चे पालती हूँ, सास ससुर की सेवा करती हूँ। कभी भर पेट नहीं खाया, पर तसल्ली है, जब ईश्वर के पास जाऊँगी तो आँख मिलाकर बात करूँगी। तूने जो ज़िंदगी दी थी ना, उसको पूरी मेहनत से जी के आई हूँ। मुँह चुराकर भाग कर नहीं आई तेरे पास। और तू क्या कहेगी? एक प्यार के धोखे में सारे रिश्ते, सारे कर्तव्य से अधूरे छोड़ के आ गई। फिर तू तो डॉक्टर है रे, कितनों की जान बचा सकती है। उनकी और उनके आंखों में खुशी की चमक दे सकती है। कभी सोचा है? एक अनपढ़ स्त्री से जीवन की सच्चाई जानकर एकता शर्म से पानी पानी होने लगी। ओह, वो ये क्या करने जा रही थी? उसे अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार, नाते रिश्तेदार, सबके आंसुओं से भरे चेहरे दिखाई देने लगे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, एकता, तूने ऐसा क्यों किया? आखिर हमारे प्यार में क्या कमी थी? सारा क्रोध, अपमान आंसुओं में बहने लगा। वो होटल लौट आई। दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छे से तैयार हुई। वहाँ उसने सौरभ की ओर बस एक हल्की सी परिचय वाली मुस्कान बिखेरी और अपने काम में लग गई। कॉलेज के शुरुआती दिनों की तरह एक बार फिर सौरभ उससे बात करने के लिए बेताब था, पर उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपने काम में डूबी रही। उसे रह रहकर सौरभ का वही वाक्य याद आ रहा था, पता नहीं उसने शादी भी की होगी या अभी भी मेरे याद में टेसुए बहा रही होगी। हर बार उसका संकल्प और दृढ़ हो जाता। सौरभ एक एवरेज स्टूडेंट था, पर शुरू से ही पढ़ाई में धाकड़ रही एकता के डिस्कशन सुनकर सीनियर डॉक्टर बहुत प्रभावित हुए। कई ने तो अपनी दलील में उसके पॉइंट्स भी शामिल कर लिए। सारे समय सौरभ बस उसे ही देखता रहा। शाम के डिनर में भी वो सौरभ से अकेले मिलने से कतराती रही, लेकिन जब वो सुमित व कुछ अन्य दोस्तों के साथ खड़ा था तो एकता अपने एक दोस्त से मिलने के बहाने वहां पहुंची। बातों ही बातों में उसने जता दिया कि उसे अपनी पसंद का जीवन साथी मिल गया है और कुछ समय बाद वो उससे शादी कर लेगी। अरे, हमने तो सौरभ के साथ आपके रोमांस के बड़े किस्से सुने थे, सुमित ने चुटकी ली। ओह वो, एकता ने सौरभ की ओर देखकर हंसते हुए कहा, वो तो टाइम पास था। आप तो जानते ही हैं मेडिकल कॉलेज की लाइफ कितनी बोरिंग होती है। घर परिवार से दूर इतनी सारी पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट टच तो जरूरी है। लो जी, तो मैडम का भी टाइम पास था, सुमित ने फिर चुटकी ली। हंसते हुए एकता आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर उसने पलट कर देखा, सारे दोस्त अभी भी हंस रहे थे और सौरभ के चेहरे पर कल के गर्व मिश्रित भाव के स्थान पर अपमान का भाव था, जैसे किसी ने जोरदार तमाचा उसके गाल पर मार दिया हो। उसकी आशा के विपरीत अचानक
आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।